दोस्तों, आज की हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। और इसी राज्य के अंतर्गत एक गांव में एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला रहा करती थी। इसका नाम ज्ञानती देवी होता है और इसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। ज्ञानती देवी का पति नहीं था, क्योंकि 5 साल पहले एक बीमारी के चलते उसका देहांत हो चुका था। ज्ञानती देवी की एक बेटी होती है जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और फिलहाल वो घर पर ही बैठी हुई थी। खुशबू जवान थी, वो शादी के लायक भी थी, इसीलिए ज्ञानती देवी को अपनी बेटी खुशबू की शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी बेटी की शादी कर दे। इसीलिए वो खुशबू के लिए इधर उधर लड़का देखना तलाश कर देती है, लेकिन खुशबू के मन मुताबिक उसको कोई लड़का नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए ज्ञानती देवी फिर भी खुशबू के लिए इधर उधर लड़के की तलाश कर रही थी। उसने अपने कई रिश्तेदारों से, जान पहचान के लोगों से कह रखा था कि वो अपनी बेटी खुशबू की शादी करना चाहते हैं, अगर कोई ढंग का लड़का हो तो उसे बताए। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजर रहा था। अगर हम ज्ञानती देवी के कारोबार की बात करें तो उसके घर पे ही एक सिलाई सेंटर होता है। आसपास की महिलाएं और लड़कियां उसके सिलाई सेंटर पर सिलाई सीखने के लिए आया करती थी, जिससे ज्ञानती देवी को अच्छी खासी इनकम भी हो जाया करती थी। जो पैसे वो कमाती थी उसी से अपना और अपनी बेटी खुशबू का वो पालन पोषण कर रही थी। दोस्तों, एक दिन पास की एक महिला ज्ञानती देवी की सिलाई सेंटर पर सिलाई सीखने के लिए आती है। वो ज्ञानती देवी से बात कर रही थी, तो ज्ञानती देवी बात बात में उससे कह देती है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम खुशबू है, वो जवान है, शादी के लायक है और मैं उसके लिए इधर उधर लड़का तलाश कर रही हूँ, लेकिन उसके मन मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल पा रहा है। मुझे उसकी शादी करनी है। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई लड़का है तो तुम मुझे बता सकती हो। दोस्तों, उस महिला के दिमाग में, उस महिला की जानकारी में एक लड़का होता है जिसका नाम उपेंद्र होता है। उपेंद्र महाराष्ट्र की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे भी वो कमा लिया करता था। वो महिला उपेंद्र के बारे में ज्ञानती देवी को बताती है और उससे कहती है कि उपेंद्र काफ़ी अच्छा लड़का है, अगर आप एक बार देख लोगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, शायद उपेंद्र आपको पसंद आ जाए। फिर वो महिला ज्ञानती देवी को उपेंद्र के घर का एड्रेस बता देती है। एक दिन समय निकालकर ज्ञानती देवी उपेंद्र को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। उस समय उपेंद्र महाराष्ट्र से अपने घर पर ही आया हुआ था। दोस्तों, ज्ञानती देवी जब उपेंद्र के घर पे पहुंचती है और उपेंद्र को जब देखती है तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेती है अपने बेटी खुशबू के लिए। फिर उपेंद्र के माता पिता से अपनी बेटी खुशबू और उपेंद्र की शादी की बात चलाती है। दोस्तों, उपेंद्र के माता पिता जो होते हैं, खुशबू का फोटो उन्होंने पहले ही देख लिया था, क्योंकि वो पहले से ही राजी थे, पहले से ही वो मान चुके थे इन दोनों की शादी के लिए। फिर दोनों परिवार आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। शादी की तारीख निर्धारित की जाती है। ज्ञानती देवी शादी की तारीख तय करके अपने घर पर आ जाती है। आने के बाद वो शादी की तैयारियों में लग जाती है, दहेज वगैरह अपने घर पे लाने लगती है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद उपेंद्र के सर पर सेहरा सजता है। वो बारात लेके ज्ञानती देवी की चौखट पर पहुंच जाता है उसकी बेटी से शादी करने के लिए। खाना पीना अच्छा खासा होता है। ज्ञानती देवी ने दान दहेज में काफ़ी अच्छे खासे कपड़े वगैरह और जो दान दहेज होता है वो काफ़ी अच्छा खासा दिया था। किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। शाम का वक्त होता है, खुशबू की विदाई होती है। फिर खुशबू उपेंद्र की दुल्हन बनके उसके घर पर पहुंच जाती है। उपेंद्र के परिवार वाले उसको एक कमरे में बैठा देते हैं। सुहाग की सेज सजाई जाती है। खुशबू वहां पर बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज जाते हैं। उपेंद्र जैसे ही अपनी पत्नी खुशबू के कमरे में आता है तो वह आते ही सो जाता है। अब खुशबू जब ये सब देखती है तो घबरा जाती है और सोचती है कि आज तो हमारी शादी की पहली रात है, हमारी कुछ रस्में हैं जो पूरी होनी है, लेकिन मेरा पति तो आते ही सो गया है। हो सकता है शायद वो थका हुआ हो, इसीलिए सो गया होगा। उसके बाद फिर अगली रात भी आती है। खुशबू अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बजे के करीब फिर से उपेंद्र अपनी पत्नी खुशबू के कमरे में आता है और आते ही सो जाता है। खुशबू जब ये सब देखती है तो घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरा पति मेरे कमरे में आता तो है, लेकिन आते ही सो जाता है, ना ही वो मेरे से अच्छे से बात करता है, और जो हमारी रस्में हैं ना अभी तक उसने एक भी रस्म नहीं निभाई है। आखिर मामला क्या है? खुशबू अपने दिमाग में सोचने लगती है कि हो सकता है शायद ये मेरे लायक ही नहीं हो। दोस्तों, इस तरीके से कई दिन का समय गुजर जाता है। हर रोज उपेंद्र इसके कमरे में आता था और आते ही सो जाता था। वो अपनी पत्नी खुशबू से बात तक नहीं करता था।
दोस्तों एक दिन जब वो कमरे में आता है तो खुशबू उससे कहती है कि आज तुम्हें सोना नहीं है, आज तुम्हें मेरी बात सुननी है। वो उसकी बात सुनने लगता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ, मुझे नींद आ रही है। फिर खुशबू उससे कहती है कि हमारी शादी को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, ना एक बार भी तुमने मेरे से अच्छे से बात की है, और जो शादी की रस्में हैं अभी तक एक भी रस्म तुमने नहीं निभाई है। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो उपेंद्र उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे घर पे रहना है तो रहो, नहीं तो तुम अपनी माँ के घर पे चली जाओ। खुशबू जब उसकी ये बात सुनती है तो उसे उसकी बात से सुन के गुस्सा आ जाता है। वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है, बहस करने लगती है। दोस्तों बहस इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों में आपस में गाली गलौज भी शुरू हो जाती है। उसके बाद खुशबू नाराज हो जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो खुशबू अपना सामान उठाती है और अपनी माँ के घर पर चली जाती है और अपनी माँ को पूरी कहानी बता देती है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 1.5 महीने का समय जब गुजरता है तो उपेंद्र अपनी पत्नी खुशबू को लेने के लिए उसके घर पे चला जाता है। उसकी सास जब अपने दामाद को देखती है तो देखते ही खुश तो होती है, लेकिन खुश होने के बाद वो उसे बंधक बना लेती है अपने घर में और उसे जाने नहीं देती है। दोस्तों उपेंद्र अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, तुमने मुझे बंधक क्यों बनाया है, मैं तो अपनी पत्नी खुशबू को लेने के लिए आया हूँ, तुम उसकी विदाई कर दो। फिर ज्ञानती देवी अपने दामाद से कहती है कि विदाई तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। फिर उपेंद्र उससे कहता है कि सासू माँ जी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, फिर इलाज तुम मेरा किस बात का करोगी। दोस्तों ज्ञानती देवी उससे कहती है कि इलाज तुम्हारा करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक ना ही तुमने मेरी बेटी से बात की है, ना ही जो रस्में हैं ना ही वो निभाई है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, इसीलिए तुम्हारा इलाज करना तो बनता है। दोस्तों ज्ञानती देवी उसे एक हकीम के पास लेके चली जाती है। फिर हकीम उसका चेकअप वगैरह करता है और 21 दिन की उसे दवाई देता है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी देता है। उसके बाद उससे कहता है कि 21 दिन तक ये दवाई आपको खानी है, 21 दिन के बाद आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। दोस्तों अब उपेंद्र अपनी सास के घर पर रहने लगा था और वहीं पर रह के अपने 21 दिन पूरे कर रहा था। 21 दिन जब पूरे हो जाते हैं, दवाई ख़त्म हो जाती है। फिर ज्ञानती देवी अपने दामाद से पूछती है कि दामाद जी, अब आप मुझे बताइए कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। दोस्तों उपेंद्र अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले भी ठीक था और अब भी ठीक हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी सासू माँ ज्ञानती देवी उससे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक हो तो फिर इस बात को साबित करके दिखाओ कि तुम ठीक हो। फिर उपेंद्र अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर ज्ञानती देवी उससे कहती है कि ठीक है, तुम एक बार ट्राई करवाओ, मैं तभी आपके ऊपर विश्वास करूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। फिर दोस्तों रात के समय में उपेंद्र जो होता है वो ट्राई मारता है। ट्राई मारने के बाद फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो ज्ञानती देवी काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी बेटी खुशबू से कहती है कि बेटा, उपेंद्र तो बिल्कुल ठीक है, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब तुम उसके साथ उसके घर पर जा सकती हो, वो तुम्हें अच्छे से खुश रखेगा, तुम्हारी हर सारी ज़रूरतों को वो पूरी करेगा, किसी बात की तुम्हें दिक्कत नहीं आने देगा, वो वचन देता है मुझे, और अगर आगे चल के कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं फिर उसका और अच्छे से इलाज करूँगी। दोस्तों खुशबू अपने पति उपेंद्र के साथ उसके घर पर चली जाती है और रहने लगती है। दोस्तों आज के समय में खुशबू अपने पति के साथ काफ़ी अच्छे से खुश रह रही है। उसका पति उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है जो वो चाहती थी, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों, कि हमेशा अगर आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता कर रहे हैं, कहीं शादी कर रहे हैं, तो देख के कीजिए, क्या पता आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपके बच्चे जो हैं, आपकी बेटी या फिर बेटा उस शादी से खुश ना हो। तो सबसे पहले आप अच्छे से देखिए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी आप आगे कदम बढ़ाइए। तो हालांकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में जो हुआ वो काफ़ी ठीक था। समय रहते ज्ञानती देवी को दिमाग आया और उसने चालाकी से काम लिया, जिस वजह से आज के समय में उसकी बेटी की ज़िंदगी खुशहाल है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।